नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। भारत सिंगापुर के बीच यूपीआई के जरिए डिजिटल लेन देन का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हुआ समझौता। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देश में लोगों को मिलेगा कम लागत वाले रियल टाइम भुगतान का विकल्प। एनआईए की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर के साथ आतंकी गठजोड़ को तोड़ने के इरादे से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में 70 से ज्यादा जगहों पर छापा। एनआईए के बाद आईटी का एक्शन। आयकर विभाग की टीम ने यूफ्लेक्स लिमिटेड के ठिकानों पर मारा छापा। देश के 11 राज्यों की 64 ठिकानों पर कार्रवाई जारी। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट की याचिका सुनने को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। कल दोपहर 3:30 बजे होगी सुनवाई। बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में शिष्टाचार तोड़ने वाले विपक्ष के 12 सांसदों पर कार्रवाई की सिफारिश। सभापति ने विशेषाधिकार समिति को भेजा मामला। कश्मीर में आतंक का सबसे बड़ा गुनाहगार पाकिस्तान के रावलपिंडी में मारा गया। हिजबुल मुजाहिदीन का संस्थापक सदस्य और नंबर 3 कमांडर इम्तियाज आलम उर्फ बशीर अहमद पीर की रावलपिंडी में गोली मारकर हत्या। भारत ने पिछले साल ही यूएपीए कानून के तहत बशीर अहमद को किया था आतंकी घोषित। और भारत दौरे पर आए गयाना के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री एस जयशंकर की आज होगी मुलाकात। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर होगी बातचीत। और आइए सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबरों की। भारत और सिंगापुर के बीच आज रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज लॉन्च हो गया है। ये लॉन्च भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के प्रबंध निदेशक रवि मेनन ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिंग लूंग भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च के इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। पीएम मोदी ने भारत और सिंगापुर के लोगों को बधाई देते हुए कहा, भारत और सिंगापुर की मित्रता समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी है। पीएम ने कहा, यूपीआई और पे नाउ लिंक का लॉन्च एक अध्याय का शुभारंभ है। भारत और सिंगापुर की मित्रता बहुत पुरानी है, समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी है। हमारे पीपल टू पीपल रिश्ते इसका मुख्य आधार है। यूपीआई पे नाउ लिंक का लॉन्च आज दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक ऐसा उपहार है जिसका वे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत विश्व के अग्रणी देशों में है। फिनटेक की दुनिया में भारत के हजारों स्टार्टअप अपना लोहा मनवा रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन नगद भुगतान से अधिक होगा। आज फिनटेक की दुनिया में भारत के हजारों स्टार्टअप्स अपना लोहा मनवा रहे हैं। इसी ऊर्जा की वजह से आज रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत विश्व के अग्रणी देशों में है। आज यूपीआई भारत में सबसे पसंदीदा पेमेंट मैकेनिज्म बन गया है। मर्चेंट्स और कंज्यूमर्स दोनों ने ही
इसे ज्यादा से ज्यादा वे अपना रहे हैं। इसलिए आज बहुत से एक्सपर्ट्स ये अनुमान लगा रहे हैं कि जल्द ही भारत में डिजिटल वॉलेट ट्रांजैक्शन नकद लेन देन से अधिक हो जाएंगे। पीएम ने कहा, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से देश में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान के कारण ही कोविड के दौरान करोड़ों लोगों के खातों में पैसे ट्रांसफर हो सके। बीते वर्षों में भारत ने इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए उचित वातावरण बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमारे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से देश ईज ऑफ लिविंग में भी बढ़ी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ा है। इससे डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी अभूतपूर्व गति मिली है। डिजिटल इंडिया अभियान ने गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स को भी संभव बनाया है। ये भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ताकत है कि कोविड पैंडेमिक के दौरान हम करोड़ों लोगों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाए। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिंग लूंग ने कहा, इन भुगतान प्रणालियों के जुड़ाव से दोनों देशों के निवासी पैसों का ट्रांजैक्शन तेज और सुविधाजनक रूप से कर सकेंगे। PayNow UPI linkage is India's first cross-border real-time payment systems linkage and Singapore's second. It's also the world's first such linkage to feature cloud-based infrastructure and participation by non-bank financial institutions. As we progressively add more users and use cases, the PayNow UPI linkage will grow in utility and contribute more to facilitating our trade and our people-to-people links. भारत और सिंगापुर के बीच डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में ऐतिहासिक करार हुआ है। भारत के यूपीआई और सिंगापुर के पेनाउ के बीच डिजिटल पेमेंट करार होने से दोनों देशों के नागरिकों को बड़ी आसानी होगी। भारत का यूपीआई हो रहा है दुनिया भर में लोकप्रिय। भारत और सिंगापुर के बीच डिजिटल पेमेंट अब आसान हो गया है और दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी की आज से शुरुआत हुई है। इस ऐतिहासिक करार के साथ अब बेहद आसानी से और तेजी के साथ सिंगापुर में रह रहे भारतीय भारत में अपने रिश्तेदारों को और भारतीयों को पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। इसका फायदा विशेष रूप से स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और सामान्य नागरिकों को होगा। पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए दोनों देशों के नागरिकों के बीच संबंध इस पूरे समझौते के आधार में है। आज यूपीआई भारत में सबसे पसंदीदा पेमेंट मैकेनिज्म बन गया है और सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में भी भारत की इस डिजिटल पेमेंट की तारीफ होती है, सराहा जाता है दुनिया में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों ने समय समय पर भारत के डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म यानी यूपीआई को कई मौकों पर सराहना की है। भारत का डिजिटल भुगतान का सबसे सरल माध्यम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई विश्व ब्रांड बन चुका है। सिंगापुर जैसे विकसित देश में आज से यूपीआई सर्विस शुरू हो गई है। आज के न्यूज लेंस में जानिए क्या है यूपीआई, क्या है इसके फायदे और कैसे यूपीआई बन रहा है वैश्विक ब्रांड। तेज गति, भुगतान और आसान उपयोग की वजह से भारत का यूपीआई दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है। नेपाल, भूटान, मलेशिया, ओमान, यूएई के बाद आज से सिंगापुर में भी यूपीआई से लेन देन की सर्विस शुरू हो गई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लूंग भारत के यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। लॉन्च भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के प्रबंध निदेशक रवि मेनन द्वारा किया गया। इन दोनों भुगतान प्रणालियों के जुड़ाव से दोनों देशों के निवासी
सीमा पार मनी ट्रांसफर तेजी और सुविधाजनक रूप से कर सकेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है यूपीआई। यूपीआई डिजिटल भुगतान परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण नवाचार है। ये एक रियल टाइम भुगतान प्रणाली है जो मोबाइल फोन के माध्यम से तेज गति से सुरक्षित, विश्वसनीय, कैशलेस भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। यूपीआई का संचालन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई द्वारा किया जाता है। वर्ष 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई को लॉन्च किया था। अगर बात करें यूपीआई के फायदों की, तो इसकी सहायता से तुरंत कैशलेस भुगतान किया जा सकता है, जिससे कैशलेस भुगतान को बढ़ावा मिल रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म होने की वजह से किसी भी समय, छुट्टियों वाले दिन भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे यूपीआई बन रहा है वैश्विक ब्रांड? भारत का यूपीआई वैश्विक ब्रांड बनता जा रहा है। नेपाल यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश था। नेपाल के बाद भूटान ने भी यूपीआई को अपनाया। मलेशिया के मर्चेंट ट्रेड एशिया ने भी यूपीआई के साथ भुगतान सेवा आरंभ करने के लिए करार किया है। और अब सिंगापुर के बाद जल्द ही थाईलैंड, वियतनाम, ताइवान, हांगकांग और जापान जैसे देशों में भी यूपीआई से भुगतान आरंभ हो सकता है। गौरतलब है कि भारत पिछले कुछ सालों में डिजिटल पेमेंट के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का प्रयास है कि यूपीआई पेमेंट का लाभ केवल भारत तक ही सीमित न रहे, इसीलिए अन्य देशों तक इसका लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात ताजा खबर की। एनआईए की ओर से देश भर में आज ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्यों में एक साथ 70 से अधिक लोकेशन पर एनआईए ने छापा मारा है। कहा जा रहा है कि देश भर में फैले गैंगस्टर्स के सिंडिकेट को तोड़ने के इरादे से एनआईए ने इतनी बड़ी कार्रवाई को आज अंजाम दिया है। एनआईए की ओर से इससे पहले पिछले साल के आखिर में भी दिल्ली, एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में एक साथ छापेमारी हुई थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया और गोल्डी बराड़ पहले से ही एनआईए की रडार पर हैं। इस मामले में एनआईए कई गैंगस्टर से पूछताछ भी कर चुकी है। पिछले साल अक्टूबर में आतंकवाद विरोधी एजेंसी एनआईए ने उत्तर भारत और दिल्ली में 50 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद एजेंसी ने एक गैंगस्टर और वकील को गिरफ्तार भी किया था। यमुनानगर के डीएसपी प्रमोद राणा ने जानकारी दी है कि एनआईए और हरियाणा पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया है। यमुनानगर में जो संदिग्ध स्थान हैं और संदिग्ध व्यक्तियों के साथ जिनके संबंध जुड़े हुए हैं, उनके यहां पर आज छापा मारा जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी भी सर्च अभियान जारी है। आज हरियाणा पुलिस और एनआईए की टीम द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया था और ये यहाँ पर यमुनानगर में भी जो संदिग्ध स्थान है और संदिग्ध व्यक्तियों के साथ जिनके साथ लिंक जुड़ा हुआ है, उनके यहाँ पर आज रेड की गई है और अभी भी सर्च अभियान जारी है। कोई तन्नू मन्नू है, ठेकेदार हैं और इनके यहाँ पर आज आए हुए हैं, अभी सर्च जारी है। और इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी संवाददाता नीरज। नीरज, एक बड़ी कार्रवाई एनआईए की है। हालांकि इसको अगर पिछले साल भी देखा जाए तो इस तरह की कार्रवाई हुई थी, तो क्या इन राज्यों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है? किस तरह की अभी तक डिटेल्स सामने आए हैं इस पूरे गैंगस्टर सिंडिकेट को लेकर? देखिए ऋतु, राज्यों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है और जो नई डिटेल्स मिली है इन गैंगस्टरों के खिलाफ एनआईए ने उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल एनआईए ने जो कार्रवाई की थी उसमें कई सारे ऐसे तथ्य निकलकर सामने आए थे कि ये गैंगस्टरों की एक पूरी चेन है। ये गैंगस्टर सिर्फ पंजाब और हरियाणा में नहीं बैठे, क्योंकि पिछली बार जो रेड हुई थी वो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाके थे जहां पर एनआईए की टीम ने गैंगस्टरों के खिलाफ रेड करी थी। अगर आप ये देखें तो ये पैन इंडिया जो रेड है, ये एनआईए की रेड है पैन इंडिया में जो गैंगस्टर फैले हुए हैं उनके खिलाफ। इनपुट ये मिल रहा था कि पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी संगठन है
वो इन गैंगस्टरों के थ्रू अपने कामों को करवा रहे थे। इन गैंगस्टरों के थ्रू सीमा पार से जो ड्रग्स आ रहा था उसकी जो सप्लाई है वो देश के अंदर होती थी और उससे जो पैसा इकट्ठा किया जाता था वो आतंकवादी संगठनों के पास पहुंचता था और फिर उस पैसे का प्रयोग आतंकवादी घटनाओं के लिए होता था। गैंगस्टरों तक जो अत्याधुनिक हथियार पहुंचाने का काम है वो आतंकवादी संगठन कर रहे थे, जो नेपाल के थ्रू इंडिया में इन गैंगस्टरों के माध्यम से ही उन हथियारों की सप्लाई की जा रही थी, जो गैंगस्टरों तक भी पहुंचता था और आतंकवादी संगठनों के जो लोकल गुर्गे थे या कह सकते हैं कि स्लीपर सेल थे इंडिया में, उन तक उस हथियारों को और पैसे को पहुंचाया जाता था। तो ये एक बड़ी जो चैन है वो एनआईए को पता लगी, इसलिए पूरे पैन इंडिया एनआईए की 72 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो पीलीभीत जो नेपाल के आसपास है वहां पर एनआईए की टीम पहुंची है। इसके अलावा पंजाब में है, गुड़गांव में एनआईए की टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। हरियाणा के कई सारे हैं जो रेवाड़ी भिंड, यहाँ पर भी एनआईए की टीम है वो पहुंची है। गुजरात एनआईए की टीम पहुंची है क्योंकि गुजरात में भी कुछ जो गैंगस्टर हैं वो बाया पाकिस्तान से जो पैसा है उसका इस्तेमाल कर रहे थे और आतंकवादी संगठनों के लिए हथियार वगैरह खरीद रहे थे। तो ये एक पैन इंडिया कार्रवाई है और एक बड़ी कार्रवाई है और अभी तक अगर हम कहें तो एनआईए को कई सारी चीजें ऐसी हाथ लगी हैं जिससे ये पता लग रहा था कि जो आतंकवादी विदेशों में बैठे हैं, क्योंकि इन आतंकवादियों ने भी अपने सेकेंड रूट ऋतु तैयार कर रखे थे कि पाकिस्तान से अगर सीधा पैसा आएगा तो वो कह सकते हैं कि पकड़ में आ जाता था। तो इन जो आतंकवादी संगठनों ने क्या कर रखा है कि नेपाल में, खाड़ी देशों में अपनी शेल कंपनियां बना रखी हैं। वो क्या करते थे, उस पैसे को उन शेल कंपनियों को भेजते थे, शेल कंपनियों के मार्फत उस व्यापार को किया जाता था। अगर वहां से कोई कंपनी किसी को पैसा भेज रही है तो शायद जांच एजेंसियों की निगाह में उतना नहीं आता था जितना डायरेक्ट पाकिस्तान से जो पैसा आता था। आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर भी एक बार एनआईए ने छापेमारी की कार्रवाई की थी जो अलगाववादियों के खिलाफ हुई थी और दिल्ली के जो पुरानी दिल्ली के जो कुछ हवाला कारोबारी है उन पर रेड करी थी। होता क्या था कि पाकिस्तान से पैसा खाड़ी देश में उस कंपनी को पहुंचता था, उस कंपनी से पैसा उत्तराखंड आता था, उत्तराखंड से फिर पैसा जो पंजाब है वहां पहुंचता था, पंजाब से हिमाचल पहुंचता था, हिमाचल से फिर दिल्ली आता था, दिल्ली से फिर श्रीनगर जाता था। तो इस तरह का एक नेटवर्क इन्होंने बना रखा था ताकि जांच एजेंसियों को सीधे पता ही नहीं लग पाए कि ये पैसा पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के पास तक पहुंच रहा है। लेकिन एनआईए ने उस पूरी चैन को पकड़ा था। एनआईए ने उन अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई की, उन हवाला कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की और आपको पता होगा कि कई सारे कारोबारी भी एनआईए ने गिरफ्तार किए। तो ये एक बड़ी पैन इंडिया कार्रवाई है और हम कह सकते हैं कि इस पूरी चैन को तोड़ने के लिए एनआईए इन गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जो आतंकवादियों का मोहरा बने हुए। जी बिल्कुल, एनआईए की बड़ी कार्रवाई है। नीरज, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आज कई और रेड्स की बात हो रही है। आयकर विभाग की देश के कई राज्यों में छापेमारी जारी है। ये कार्रवाई यूफ्लेक्स लिमिटेड कंपनी और उसके निदेशकों से जुड़े ठिकानों पर की जा रही है। आयकर विभाग की टीमें 15 शहरों में फैले 64 स्थानों पर छापे मार रही हैं। जिन राज्यों में छापेमारी हो रही है उनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर में भी तलाशी कार्रवाई हो रही है। नीरज, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक तरफ एनआईए की रेड हम दूसरी तरफ हम आयकर विभाग की रेड देख रहे हैं। क्या इस पूरे एक तरह से आज जो रेड लगातार चल रही है देश भर में, इसमें कहीं कोई एक दूसरे से कोई जुड़ाव भी है या फिर ये दो अलग अलग विभागों की अलग अलग मामलों की हैं रेड्स? देखिए ऋतु, ये अलग अलग रेड हैं और दोनों ही मामले अलग अलग हैं। अगर आप देखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो रेड चल रही है जिस कंपनी के खिलाफ 1985 में ये मल्टीनेशनल कंपनी टैक्स बनी थी और खासतौर से शेयर बाजार में लिस्टेड है ये कंपनी, और इसके ऊपर आरोप है कि इन्होंने फर्जी बिलों का इस्तेमाल किया और उसमें इनकम टैक्स को बचाने के लिए इन्होंने फर्जी बिलों का इस्तेमाल किया। उसको लेकर कंपनी के जो निदेशक हैं वहां पर एनआईए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम है वो पहुंची है। 64 जगह पर छापेमारी की कार्रवाई ऋतु चल रही है। नोएडा में चूंकि इस कंपनी का मुख्यालय है और वहीं इनके जो कर्मचारी और दूसरे वो अधिकारी जो खासतौर से इस फर्जी बिल के मामले में शामिल हैं, कि जो फर्जी बिल बनाते थे, जो फर्जी बिल के थ्रू वाउचर कैश कराते थे, तो उन सबके खिलाफ जो इनकम टैक्स है वो कार्रवाई कर रहा है। 20 जगह है नोएडा में जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम कार्रवाई कर रही है फर्जी बिलों को बनाकर इनकम टैक्स बचाने के एवज में। चूंकि बड़ी कंपनी है और शेयर लिस्टेड है, मल्टीनेशनल कंपनी है, कह सकते हैं कि इंडिया की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है ये, जो फर्जी बिलों का यूज करके इनकम टैक्स बचा रही थी, तो उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई है ऋतु लगातार चल रही है। जी
जी नीरज, बने रहिए आप हमारे साथ। खबर दूसरी ये है कि पंजाब में भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। 30 से ज्यादा स्थानों पर सीबीआई के अधिकारियों ने दबिश दी है। जानकारी के मुताबिक फिरोजपुर, संगरूर, फतेहपुर साहिब, मोगा, लुधियाना, पटियाला, राजपुरा, मोहाली समेत कई अन्य इलाकों में सीबीआई की छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी एफसीआई अधिकारियों के साथ साथ चावल और खाद्य सामान के व्यापारियों के यहां भी पड़ी है। नीरज, आज का दिन ही क्यों तमाम संस्थाओं ने चुना है इस तरह की छापेमारी और दबिश का? अब ये जो सामने मामला आ रहा है वो सीबीआई की छापेमारी का है। देखिए, बिल्कुल ऋतु सही कह रही हैं कि आज रेड डे कह सकते हैं कि तमाम एजेंसियां हैं वो लगातार रेड कर रही हैं। हालांकि ये को इंसिडेंट है कि तीनों ही जो एजेंसियां हैं वो आज ही के दिन रेड कर रही हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो इनपुट मिलता है एजेंसियों के पास उसके आधार पर जो रेड है वो करती है। सीबीआई की अगर हम बात करें तो एफसीआई और जो एफसीआई के कर्मचारी और जो अधिकारी हैं और इसके अलावा जो चावल और अनाज के कारोबारी हैं उनके बीच एक ऋतु मिली भगत है। इससे पहले भी पिछले साल जो सीबीआई है उसने कार्रवाई की थी और वो जो ऑपरेशन दिया था उसका नाम दिया था कनक वन। कनक वन में ये था ऋतु कि ये जो कारोबारी थे ये एफसीआई के अधिकारियों से मिलकर घटिया क्वालिटी का जो खाद्यान्न है, चावल है या अनाज है या दूसरी चीजें, क्योंकि राशन की दुकानों में यही सामान आम जनता को मिलता है, तो घटिया क्वालिटी का जो चावल है वो एफसीआई के अधिकारियों की मिली भगत से उसको ये बेच देते थे। अब उसमें उनका मोटा कमीशन होता था अधिकारियों का, और लेकिन होता क्या था कि भुगतना पड़ता था आम जनता को जब वो चावल खरीदने के लिए राशन की दुकानों पर जाती थी, या फिर उन लोगों को जो चावल या खाद्यान्न या जो आटा या दूसरी चीजें खरीदते थे तो उनको घटिया क्वालिटी का मिलता था, तो उस तरह की शिकायतें भी आती थी। तो ये गठजोड़ था और इसको कनक 2 नाम दिया है सीबीआई ने। जो एफसीआई के अधिकारी हैं और इसके अलावा जो प्राइवेट प्लेयर हैं जो इस कारोबार में लगे हुए थे उनके खिलाफ ये छापेमारी की जो कार्रवाई है वो सीबीआई कर रही है। 30 से ज्यादा जगह है पंजाब में। सीबीआई का केवल फोकस पंजाब है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अगर हम देखें तो पैन इंडिया रेड है, वो भी पर्टिकुलर एक कंपनी के खिलाफ है। एनआईए का भी पैन इंडिया रेड है, लेकिन वो आतंकवादी और जो गैंगस्टर हैं उनके गठजोड़ के खिलाफ है। तो ये तीनों अलग अलग रेड हैं, तीनों का मकसद अलग अलग है और ये कह सकते हैं कि ये कोइंसिडेंट है कि तीनों एक ही दिन हुई है रीति। तो ये बड़ी कह सकते हैं कि कार्रवाई है सीबीआई की। 30 से ज्यादा लोकेशन पर पंजाब के अंदर एफसीआई के कर्मचारी, एफसीआई के अधिकारी और जो प्राइवेट प्लेयर जो अनाज बेचते थे एफसीआई के लोगों को, उनके खिलाफ ये रेड चल रही है ऋतु। जी हाँ, बिल्कुल नीरज, इत्तेफाक है ये कि आज 3 एजेंसियां आईटी, सीबीआई और एनआईए की छापेमारी और दबिश लगातार जारी है। कई राज्यों में ये है, पैन इंडिया चल रही है ये दबिश और छापेमारी, जहां मसले अलग अलग हैं। कहीं आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो खतरे हैं उनको लेकर ये छापेमारी है, तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए। मिड प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। और आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई को लेकर उद्धव गुट की याचिका सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। कल दोपहर 3:30 बजे इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। आज अदालत में उद्धव गुट की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें दी। उन्होंने कहा कि सुनवाई नहीं होने पर उद्धव गुट के कार्यालय और बैंक खाते छीन लिए जाएंगे। और खबर राज्यसभा से है, जहां बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में हंगामा, नारेबाजी और वेल में आकर बार बार सदन की कार्रवाई को बाधित करने वाले विपक्ष के 12 सांसदों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। दरअसल सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में शिष्टाचार का उल्लंघन करने वाले इन सांसदों के खिलाफ संसद की विशेषाधिकार समिति से जांच की सिफारिश की है। 18 फरवरी को राज्यसभा की ओर से जारी बुलेटिन में कांग्रेस के 9 सांसदों और आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों के खिलाफ शिष्टाचार उल्लंघन के मामले की जांच कराने की सिफारिश की गई है।
संसद के बजट सत्र के पहले हिस्से में राज्यसभा में वेल में आकर शोर शराबा करने, प्लेकार्ड दिखाने और हंगामा करने को लेकर राज्यसभा के सभापति ने ये अहम फैसला किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अरुणाचल दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा, अरुणाचल के लोग देश के विकास में अहम योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा, देश की आर्थिक सामाजिक प्रगति में अरुणाचल के लोगों का अमूल्य योगदान है। प्रसन्नता होती है कि विकास का सूर्य अरुणाचल प्रदेश को प्रकाशित कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश आज भारत की प्रगति की धारा का महत्वपूर्ण स्रोत है। ये राज्य और यहाँ के सरल तथा निष्ठावान निवासी देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के विकास को देखकर पूर्वोत्तर क्षेत्रों की विकास धारा को नई ऊर्जा देने वाले भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सहज ही स्मरण होती है। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास हेतु उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय गठन किए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अरुणाचल विधानसभा के राज्य की प्रगति में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने कई अहम विधेयक पारित किए हैं। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वाद विवाद की सामग्री और गुणवत्ता उच्चतम स्तर की हो। साथ ही हमें विकास और जन कल्याण के मुद्दों पर आम सहमति बनाने की जरूरत है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस विधानसभा में संसदीय लोकतंत्र के उच्चतम मानकों को बनाया रखा गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा ने चिकमंगलुरु में बुद्धिजीवियों और पेशेवरों को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 9 साल पहले हमारे देश की छवि नीतिगत पक्षघात से पीड़ित थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की छवि काफी मजबूत हुई है। 9 years back, what was the image of our country? The image was that we were suffering from policy paralysis. The image was that India was one of the most corrupt nations. The image was that we are the followers. The image was that we do not have an international say. But 9 years later, when I talk to you, we say that this is the country which has got an international say on international matters. We can say that it is a country where it takes decisive political policy decisions. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। अमित शाह ने आज नागालैंड में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्र सरकार ने शांति स्थापित की। टॉक अभी चल रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी जी ने जो शुरुआत की है वो सफल होगी और नागालैंड में से हमेशा के लिए नागा संस्कृति, नागा भाषा, नागा वस्त्रभूषा और नागा के इतिहास के साथ यहां पर हम शांति प्रस्थापित कर पाएंगे। अमित शाह ने कहा, भाजपा सरकार ने पूर्वोत्तर के विकास के लिए अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, भारत सरकार ने ईएनपीओ के साथ बात की है। चुनाव समाप्त हो जाने के बाद ईएनपीओ द्वारा उठाए गए पूर्वी नागालैंड की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। मित्रों, चुनाव के पहले ईएनपीओ ने चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की थी। ईस्टर्न नागालैंड में कुछ इश्यू है, डेवलपमेंट रिलेटेड भी है, ईस्टर्न नागालैंड के अधिकार रिलेटेड भी है। हमने ईएनपीओ के साथ अच्छे तरीके से भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने बात की है। हम एक एग्रीमेंट पर पहुंच चुके हैं। चुनाव की आचार संहिता के कारण इसको हम
वास्तविक स्वरूप नहीं दे पाए हैं। मैं आपको कहकर जाता हूं, चुनाव समाप्त होने के बाद ईएनपीओ ने उठाए हुए ईस्टर्न नागालैंड के सारे इश्यू को एड्रेस करते हुए भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक समझौता करेगा जो पूर्वी नागालैंड में, ईस्टर्न नागालैंड में एक बहुत बड़ी विकास की बयार लाएगा और आप सभी को आपके अधिकार भी मिलेंगे। नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में दोनों राज्यों में धुआंधार प्रचार जारी है। सभी दलों के नेता चुनावी प्रचार में जुटे हैं। जहां स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं कर रहे हैं, वहीं चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार रैलियों के साथ साथ घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज नागालैंड के दीमापुर जिले में चुनावी रैली करेंगे। नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को मतदान होगा। ऐसे में राजनीतिक दलों के नेता और विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जोरदार प्रचार कर रहे हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा, बीजेपी के साथ चुनाव के बाद गठजोड़ का भी इशारा किया है। आइए देखते हैं चुनावी घमासान में और क्या कह रहे हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि बीजेपी के साथ चुनाव के बाद गठजोड़ का भी अपनी बातचीत में उन्होंने इशारा करा। आइए देखते हैं चुनावी घमासान में और क्या कुछ कह रहे हैं संगमा। मैं इस वक्त तुरा के बर्निंग हिल इलाके में हूं और बर्निंग हिल में मेरे साथ है चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा। ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं, एक हफ्ता रह गया है इलेक्शन में, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? हमने जो काम पिछले 5 साल में किया है और जिस तरीके से हमारी स्टेट आगे बढ़ी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि पब्लिक हमारे साथ होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार एक बार फिर हमारी एनपीपी की सरकार आएगी और पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा हमें और ज़्यादा सीटें मिलेंगी। बीजेपी इस बार आपसे अलग होकर 60 सीटों पर लड़ रही है और बीजेपी का ये कहना है कि संगमा को आपने बार बार मौका दिया, इस बार हमें भी मौका दें। और वो कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, एम्पावरमेंट नहीं हुआ है, करप्शन को उन्होंने इशू बनाया है। पिछले 5 सालों में बीजेपी हमारे साथ ही थी सरकार में और हमारे साथ ही काम किया उन्होंने और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स में हमारे स्टेट जो है उसको, स्टेट को और डिपार्टमेंट्स को भारत सरकार की तरफ से ही रिकग्निशन मिला कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। तो पिछले 5 सालों में जल जीवन क्यों ना हो, PMGSY क्यों ना हो, MGNREGS, टूरिज्म में, स्टार्टअप एनवायरनमेंट में, हर सेक्टर में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं भारत सरकार की तरफ से हमें सर्टिफिकेशन मिला है कि मेघालय स्टेट बहुत अच्छा काम कर रही है। आखिरी सवाल, चूँकि आपने 5 सालों के साथ सरकार चलाई और प्रधानमंत्री मोदी की आप काफ़ी तारीफ भी करते रहे, तो क्या वो इज्जत और प्यार अभी बरकरार है? बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और जिस तरीके से पीएम साहब ने हमारे नॉर्थ ईस्ट में ध्यान दिया है और नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने एक स्पेशल स्टेटस दिया है और स्पेशल कंसिडरेशन, स्पेशल इम्पोर्टेंस दिया है, वो बिल्कुल सही है और उसके लिए ऑब्वियसली हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी जब हमारी सरकार फिर से बनेगी उस समय भी हमें पूरा सहयोग पीएम साहब से बिल्कुल मिलेगा जैसे पहले मिला है और फेडरल स्ट्रक्चर में दोनों साथ काम करें तभी आगे बात बढ़ती है। तो भारत सरकार की तरफ से भी बहुत सपोर्ट है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो एक्सपेक्टेशन भारत सरकार का था, मेघालय सरकार ने काफ़ी हद तक कंपेयर टू अदर स्टेट्स हमारा परफॉर्मेंस बहुत सेक्टर्स में बहुत अच्छा रहा है। तो ये थे कॉनराड संगमा, जिनका ये कहना है कि चुनाव आगे है वो बात अलग है, लेकिन जो इज्जत और प्यार है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए वो बरकरार है।
कैमरामैन सेंथिल और सौरभ बख्शी के साथ मैं विशाल बेरिस्टू, डीडी न्यूज़, तुरा। तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद ऑपरेशन दोस्त के तहत राहत कार्य के लिए भारत से गई एनडीआरएफ टीम के काम की बहुत सराहना हो रही है। राहत कार्यों को निपटाकर भारतीय टीमें देश लौट चुकी हैं। एनडीआरएफ के महानिदेशक अतुल करबिल ने पत्रकारों को बताया कि राहत कार्यों में भारतीय महिला राहत कर्मियों ने बढ़ चढ़कर काम किया। उनके काम की खूब तारीफ भी हुई है। इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पहली बार हुई। पहली बार हम महिला रेस्क्यूअर्स को डिप्लॉय कर पाए और उन्होंने वॉलंटियर किया। पुरुष रेस्क्यूअर्स से किसी भी चीज़ में वो कम नहीं है। उन्होंने हमें बहुत गर्वान्वित किया है कि वॉलंटियर करके वो गई हैं इतने डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में। उनमें से एक महिला रेस्क्यूअर ऐसी भी है जिसके ट्विंस हैं। वो ट्विंस को छोड़ के टर्की गई इस काम को करने के लिए। और बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट लोकल पॉपुलेशन पे रहा कि लेडी रेस्क्यूअर्स को इस रेस्क्यू यूनिफॉर्म में देख के काफ़ी लोगों ने उनकी सराहना भी की और इतना प्यार और इज्जत हमारे रेस्क्यूअर्स को मिला। जो भी हम कर पाए इतनी बड़ी आपदा में यहाँ से टीमें जो गई, बहुत इज्जत, बहुत प्यार। ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ आपको रेस्क्यूअर्स से जानने को मिलेंगी। एनडीआरएफ महानिदेशक ने कहा कि मौसम की चुनौतियों के बावजूद भारतीय राहत दल ने बहुत मेहनत से काम किया। ऑपरेशन दोस्त ने भूकंप पीड़ितों की मदद में अहम भूमिका निभाई। वर्किंग कंडीशंस काफ़ी हार्श थी, जो नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं अर्थक्वेक के सिनेरियो में। शुरू में काफ़ी केओस होता है और सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती। यहाँ एडिशनल प्रॉब्लम्स थी कि सब ज़ीरो टेम्परेचर्स थे, रहने की सुविधा बिल्कुल नहीं थी क्योंकि सारे स्ट्रक्चर्स आफ्टर शॉक्स आ रहे थे। सब स्ट्रक्चर्स पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट था। तो टीम ने बहुत अच्छा फैसला लिया कि वो ओपन में टेंट्स में रहेंगे। शुरू में टॉयलेट की सुविधा भी 4-5 दिन तक नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं किस तरह टीमों ने अपने आप को बिल्कुल वॉर फुटिंग पे वहाँ तैनात किया और काम शुरू किया। तुर्की और सीरिया में भारत द्वारा ऑपरेशन दोस्ती की सफलता पर नई दिल्ली में एनडीआरएफ टीम के सदस्यों से हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने खास बातचीत की। ऑपरेशन दोस्त की सफलता के बाद इस समय हम मौजूद हैं उस टीम के साथ जिसने इस ऑपरेशन को न सिर्फ अंजाम दिया बल्कि भारत की जो मानवतावादी सोच है उसको एक बार फिर से दुनिया के सामने रखा। इस समय हमारे साथ कुछ महिला कर्मी भी हैं जो उस मिशन में शामिल थी। आप बताएं कि किस तरीके से आपने उस दौरान काम किया और किस तरीके की समस्याएं आपके सामने आई। जब हम यहाँ से गए तो हमें नहीं पता था कि वो कंट्री है, किस तरीके का उनका नेचर है, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनका बर्ताव हमारे लिए कैसा रहेगा। बस हमारे दिमाग में इतना था कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हमें सर्व करना है, कैसी भी कंडीशन है हमें वहाँ रहना है। आपको यहाँ का टेम्परेचर पता है, अप्रॉक्सीमेट अपर ही रहता है 10 to 12 सर्दियों में भी। बट जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे सब 0 डिग्री टेम्परेचर था। महिला होने के नाते उस तरीके से जो वहाँ पर रेस्क्यू के दौरान जो महिलाएं थी उनका क्या रेस्पॉन्स था? सर, जब हम रेस्क्यू साइट पे जाते थे, ऑपरेशन साइट पे, तो वहाँ की जो महिलाएं थी वो पास में आती थी और हमें अपनी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करती थी कि इसके अंदर कोई ना कोई हमारा फंसा हुआ है। तो जब हम उनके पास, उनकी भाषा समझते नहीं थे लेकिन उनके इशारे हमें समझ में आते थे। वो लोगों का पूरा कोऑपरेशन हमारे साथ रहता था। वो हम इमोशनली हमें वो करती थी कि भी आप लोग निकालिए उनको। सर, जिस तरीके से इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सहयोग आपस में आप लोगों का देखने को मिला है उसकी क्या खासियत है? किस तरीके से आपने ऑपरेशन को अंजाम दिया? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ जितनी भी टीम्स मौजूद थी तो एक दूसरे से सीखने समझने के लिए एक ऐसा मंच था जहाँ पे हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का कार्य कर सकते थे। तो इस मंच पे कार्य करते हुए सभी टीमों से हमारा इंटरेक्शन लगातार होता था कि आसपास की जो भी साइट थी अगर वो वहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो भी कुछ, हम उनसे कुछ सीखते थे और वो भी हमारी साइट पे आकर ऑब्जर्व करते थे। हम बात करते हैं जो डॉग स्क्वाड के जो मेंबर्स थे उन्होंने किस तरीके से काम किया। आप बताएं कि इस बार काफ़ी चर्चा में रही है आपकी ये स्क्वाड, क्या खासियत रही इस बार इनकी? डॉग स्क्वाड का काफ़ी महत्वपूर्ण काम रहा है सर। इन्होंने जैसे सर कोई कोलैप्स बिल्डिंग होती है और हम सर्च के लिए वहाँ पे जाते हैं तो सर ये हमारे डॉग से बार्किंग करके इंडिकेशन देते हैं। उसके बाद सर एक डॉग के बाद दूसरे डॉग से कंफर्मेशन कराया जाता है। कंफर्मेशन कराने के बाद सर फिर वहाँ पे हमारी पूरी टीम कार्य पर लग जाती है। कोई डॉगों की सहायता से 2 बच्चों की हम जान बचा पाए और ये सर हमारे लिए गर्व की बात है और हमारे देश के लिए एक सम्मान की बात है सर। तो निश्चित तौर से देश के लिए गर्व की बात है और सम्मान की बात है। तो हमने देखा कि किस तरीके से एनडीआरएफ के जवान भारत की जो मानवतावादी सोच है उसको एक बार फिर से प्रदर्शित करने में सफल रहे हैं। कैमरामैन मोहित के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़।
और दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगाविलास जहाज यात्रा के 42वें दिन कल शाम गुवाहाटी पहुंच गया। गंगाविलास पर यात्रा करने वाले सभी 28 स्विस पर्यटकों का IWAI पांडु बंदरगाह पर भव्य स्वागत किया गया। ब्रह्मपुत्र के तट पर कार्बी और तिवा समुदायों ने लोक नृत्य का प्रदर्शन किया। पर्यटक आज असम राज्य संग्रहालय के साथ कामाख्या मंदिर का दौरा करेंगे। कोरियाई गणराज्य के 108 बौद्ध भिक्षुओं का दल इन दिनों बिहार के गया में प्रवास कर रहा है। ये दल बिहार के कपसिया पहुंच गया है, जहां गाजे बाजे के साथ भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट देकर उनका स्वागत किया गया। तीर्थयात्रियों ने भगवान बुद्ध की स्वर्णिम प्रतिमा को पीपल वृक्ष के नीचे रखकर सामूहिक पूजा अर्चना की। गुरारू के अम्बा से कपसिया पहुंचा दल आज बोधगया के लिए प्रस्थान करेगा। दल में 108 तीर्थयात्री सहित 50 लोग शामिल हैं। गयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव भारत की यात्रा पर हैं। गयाना के उपराष्ट्रपति आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। गयाना के उपराष्ट्रपति भारत जगदेव और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। हिजबुल मुजाहिदीन का संस्थापक सदस्य और नंबर 3 कमांडर इम्तियाज आलम उर्फ बशीर अहमद पीर पाकिस्तान में मारा गया है। इम्तियाज आलम की रावलपिंडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इम्तियाज हमेशा से कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए जिम्मेदार माना जाता रहा है। पिछले साल 4 अक्टूबर को केंद्र ने उसे गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत एक आतंकी के रूप में नामित किया था। मूल रूप से जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के बारापोरा इलाके का रहने वाला इम्तियाज आलम पाकिस्तान के रावलपिंडी में रहता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि पीर हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और अन्य की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व आतंकवादियों और अन्य कैडरों को एकजुट करने के लिए कई ऑनलाइन प्रचार समूहों में शामिल था। इम्तियाज आलम पर 23 मई 2019 को कश्मीर में अल-कायदा की शाखा अंसार गज़वत-उल हिंद के मुख्य कमांडर जाकिर मूसा को मारने का आरोप लगाया गया था। और आइए अब देखते हैं देश से जुड़ी कुछ अन्य खबरों को फटाफट अंदाज में। वाराणसी में G20 देशों के सम्मेलन के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रस्तावित बैठक से पहले पूरा शहर एक रंग में दिखाई देगा। वाराणसी के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर थीम बेस्ड पेंटिंग भी की जा रही है। साथ ही शहर के सभी प्रमुख रास्तों को भी सजाया जा रहा है। सड़क से लेकर इमारतों तक के रंगों को खास थीम के साथ सजाया संवारा जा रहा है। इसके साथ ही घाटों तक रोशनी और रंग बिरंगी चित्रकारी से संवारा जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने PCS की मुख्य परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के लिए बड़ी घोषणा की है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड परिवहन की बसों में इस परीक्षा में भाग लेने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के इटावा में आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। डबल डेकर बस और DCM वाहन की टक्कर में एक की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। बस दिल्ली के कश्मीरी गेट से कानपुर देहात के रसूलाबाद जा रही थी। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में भारतीय सेना के जवान की पीट कर हत्या के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा ने तमिलनाडु की DMK सरकार से हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। विरोध प्रदर्शन में पूर्व सैनिक भी शामिल हुए। गुजरात के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली को श्रद्धांजलि दी गई। नई दिल्ली में भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा और हर्ष मल्होत्रा ने ओम प्रकाश कोहली को श्रद्धांजलि अर्पित की। OP कोहली का सोमवार को निधन हो गया था। वे पिछले कुछ वक्त से बीमार चल रहे थे। राजधानी दिल्ली में फरवरी महीने में ही गर्मी ने 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 20 फरवरी को सफदरजंग में तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 55 साल में फरवरी के महीने में तीसरा सबसे गर्म दिन रहा। दिल्ली में फरवरी महीने में सबसे ज्यादा गर्मी वाला साल 2006 रहा है। तब तापमान 34.1 सेल्सियस तक चला गया था। उससे पहले फरवरी महीने में दिल्ली सबसे ज्यादा गर्म 1993 में थी। तब तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस रहा था।
हिमाचल प्रदेश में भी गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राजधानी शिमला में तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार सामान्य से तापमान काफी अधिक है। मौसम विभाग शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा है कि बेशक अभी तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। और आइए अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी कुछ खबरें। अमृतकाल के बजट पर दूरदर्शन मुंबई डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है। इस दौरान वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड ने कहा है कि देश में लगातार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ रहा है और बैंकों का एनपीए घट रहा है। इस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था एक ब्राइट स्पॉट बनती जा रही है। हमारा एफडीआई कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और आई एम लुकिंग आफ्टर द बैंक्स का एनपीए जो कुछ साल पहले ज़्यादा था, तो ये ग्रॉस एनपीए इज आल्सो रिड्यूसिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से टू यू दैट हमारे पूरे बैंक्स क्रेडिट तो दे रहे हैं, लेकिन उसी के साथ एनपीए कम होके ऑल बैंक्स आर इन प्रॉफिट, दे आर डूइंग वेरी वेल। उसके साथ हमारा मर्चेंटाइल एक्सपोर्ट भी बढ़ा है और हमारा यूपीआई ट्रांजैक्शंस 782 करोड़ हमारे यूपीआई के ट्रांजैक्शंस यानी डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। ये सब अगर हम इकट्ठा करें तो इंडिया हैज़ बिकम अ वेरी ब्राइट स्पॉट फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे देश का इकोनॉमी का अगर देखें आत्मा सोल तो एमएसएमई है। एमएसएमई हमारे देश में 1,39,000 रजिस्टर्ड एमएसएमई है और उसी के माध्यम से अप्रोक्सीमेटली 10.5 करोड़ अप्रोक्सीमेटली आई एम सेइंग रोजगार उपलब्ध होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जीडीपी का हिस्सा देखें तो एमएसएमई के माध्यम से अराउंड आई एम सेइंग अप्रोक्सीमेटली 33% जीडीपी एमएसएमई के माध्यम से आता है। तो एमएसएमई प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और डीडी डायलॉग में वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड का पूरा साक्षात्कार आप देख सकते हैं आज शाम 6 बजे डीडी न्यूज पर। और आइए अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और सुचित्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं खेल की खबरों के लिए। जी सुचित्रा, क्या खबरें आज खेल जगत से? शुक्र ऋतु। सबसे पहले क्रिकेट के अपडेट्स के साथ शुरू करते हैं। डेविड वार्नर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाकी बचे 2 टेस्ट से बाहर हो गए हैं। वार्नर की कोहनी में फ्रैक्चर है। वे सिडनी के लिए रवाना होंगे। हालांकि मार्च के अंत तक उनके 3 वनडे की सीरीज के लिए वापस लौटने की उम्मीद है। दिल्ली टेस्ट की पहली पारी में वार्नर को मोहम्मद सिराज की गेंद लग गई थी, जिससे उनके बाएं हाथ की कोहनी में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था। 2 ओवर के बाद उनके हेलमेट पर भी गेंद लग गई थी और कंकशन के लक्षणों के बाद उन्हें सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था। इससे पहले जोश हेजलवुड और पैट कमिंस के बाहर होने से ऑस्ट्रेलिया को पहले ही 2 बड़े झटके लग चुके हैं। भारतीय टीम महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दक्षिण अफ्रीका में चल रहे टी20 विश्व कप में भारत ने ग्रुप बी के अपने आखिरी मैच में आयरलैंड को डकवर्थ लुईस नियम के माध्यम से 5 रन से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 155 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने अपने टी20 करियर की सर्वश्रेष्ठ 87 रन की पारी खेली। जवाब में आयरलैंड की टीम को पहले ही ओवर में 2 झटके लगे। बारिश की वजह से खेल रुकने तक आयरलैंड ने 8.2 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 54 रन बना लिए थे। डकवर्थ लुईस नियम के हिसाब से बारिश की वजह से खेल रुकने तक भारत 5 रन से आगे था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम 5वीं बार इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची है। इससे पहले टीम 2009, 2010, 2018 और 2020 में भी अंतिम 4 में पहुंच चुकी है।
टीम इंडिया लगातार तीसरी बार इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंची है। 2020 में पिछले संस्करण में भारतीय टीम उपविजेता रही थी। भारत की हरमनप्रीत कौर 150 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। सिर्फ महिलाओं में ही नहीं बल्कि पुरुष क्रिकेटर्स को मिलाकर भी किसी ने 150 T20 अंतर्राष्ट्रीय नहीं खेले हैं। इस तरह हरमनप्रीत ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली खिलाड़ी हैं। आयरलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरते ही हरमनप्रीत ने ये रिकॉर्ड बनाया। महिलाओं में उनसे पीछे न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स हैं। 2009 में डेब्यू करने वाली हरमनप्रीत भारत के लिए अब तक 150 T20 मैच में 3006 रन बना चुकी हैं। हरमनप्रीत T20 अंतर्राष्ट्रीय में 3000 रन पूरे करने वाली भारत की पहली और कुल मिलाकर चौथी महिला क्रिकेटर है। उनसे पहले सूजी बेट्स, मैग लेनिंग और स्टीफेनी टेलर ऐसा कर चुकी हैं। काहिरा में चल रहे ISSF शूटिंग विश्व कप 2023 में भारत के वरुण तोमर व रिदम सांगवान की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी ने सर्बिया की जोड़ी को 16-10 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। बात करते हैं फुटबॉल की। चैंपियंस लीग में आज यूरोप के दो दिग्गज क्लब रियल मैड्रिड और लिवरपूल अंतिम 16 के पहले लेग में आमने सामने होंगे। इससे पहले दोनों के बीच पिछले साल के चैंपियंस लीग का खिताबी मुकाबला खेला गया था। उस समय रियल ने लिवरपूल को हराकर 14वीं बार खिताब जीता था। ऐसे में लिवरपूल की कोशिश उस हार का बदला लेने की होगी। रियल मैड्रिड का मौजूदा सत्र में प्रदर्शन अच्छा रहा है। स्पेनिश टीम ला लीगा में दूसरे स्थान पर बनी हुई है। रियल को ये मुकाबला इंग्लिश क्लब के घर पर खेलना है। ऐसे में टीम जीत हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। तो ये थी इस वक्त की खेल से जुड़ी खबरें। वापस चलते हैं ऋतु के पास। बहुत धन्यवाद सुचित्रा इन तमाम खबरों के लिए। और आइए अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। मॉरिशस में आसमानी आफत ने लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। सोमवार को चक्रवात फ्रेडी के टकराने से हुई भारी बारिश ने लोगों के जनजीवन को काफी प्रभावित किया है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात के कारण हवा की रफ्तार 280 किलोमीटर या 170 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने इस चक्रवात को श्रेणी 3 का चक्रवात बताया है। चक्रवात के खतरे को देखते हुए कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने नागरिकों से सभी आवश्यक सावधानी बरतने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, चक्रवात फ्रेडी एक अत्यंत शक्तिशाली चक्रवात है जो मॉरिशस, रॉड्रिक्स और सेंट ब्रेडन के द्वीपों के लिए सीधा खतरा है। मौसम एजेंसी ने कहा है कि अगर चक्रवात थोड़ा कमजोर भी होता है तो गरज और तेज हवा जारी रहेगी। समुद्र में 7 मीटर तक ऊंची लहर उठ सकती है। निचले इलाकों के तटीय क्षेत्रों में जलजमाव जारी रहेगा, इसलिए ये सख्ती से सलाह दी जाती है कि लोग समुद्र में न जाएं। ब्राजील में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। साओ पाउलो के एटलांटिक तट पर भूस्खलन और बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। राज्य सरकार के मुताबिक 24 घंटे से भी कम समय में कुछ जगहों पर 600 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश हुई है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने दक्षिण पूर्वी ब्राजील में विनाशकारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। तुर्की सीरिया में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई है। यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंपीय केंद्र ने बताया है कि तुर्की सीरिया सीमा क्षेत्र में 2 किलोमीटर की गहराई में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया है। इससे पहले तुर्की और पड़ोसी सीरिया में 6 फरवरी को भूकंप के शक्तिशाली झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.8 मापी गई थी। शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या 45,000 से ज्यादा हो गई है। ऐसे में एक बार फिर आए इस झटके ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा है कि यूरोपीय संघ के सदस्यों को इस सप्ताह रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के 10वें पैकेज को मंजूरी देनी चाहिए। जोसेफ बोरेल ने कहा है कि पैकेज में 100 अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं पर भी शिकंजा कसने की कोशिश है जो यूक्रेन के बच्चों के अपहरण और उन्हें रूस ले जाने में शामिल थे।
यूरोपीय आयोग ने कहा है कि यूरोपीय संघ इस पैकेज के तहत खास तौर पर यह चाहता है कि रूस को अपनी जरूरत के सैन्य उपकरण नहीं मिल पाए और अन्य देश एवं संगठन भी उसे ऐसे उपकरणों की आपूर्ति नहीं कर पाए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के यूक्रेन दौरे के बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। चीन ने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा है कि कुछ देशों को आग में घी डालने से बचना चाहिए। उधर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि युद्ध में अगर चीन ने रूस का साथ दिया तो विश्व युद्ध की आशंका है। इस बीच चीन के शीर्ष राजनयिक वांग ली रूस की यात्रा पर है। संभावना जताई जा रही है कि उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी हो सकती है। ध्यान रहे, अमेरिका ने आशंका जताई थी कि चीन रूस को हथियारों की आपूर्ति कर सकता है। अमेरिका के इस दावे को चीन ने खारिज कर दिया था। उधर एक जर्मन समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि युद्ध में चीन ने रूस का साथ दिया तो विश्व युद्ध हो सकता है। इस बीच दुनिया की निगाहें रूसी राष्ट्रपति के आज होने जा रहे एक अहम संबोधन पर टिकी है। यूक्रेन युद्ध का 1 वर्ष पूरा होने पर संघीय असेंबली में पुतिन का ये संबोधन अहम हो गया है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि पुतिन के संबोधन में बाइडेन के यूक्रेन दौरे की गूंज और इसको लेकर रूस की प्रतिक्रिया सुनने को मिल सकती है। उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण पर अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चुप्पी पर निशाना साधा। अमेरिका ने कहा है कि उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चुप्पी खतरनाक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने उत्तर कोरिया पर पूरी दुनिया को संघर्ष के खतरे में डालने का आरोप लगाया। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन का औचक दौरा करने के बाद पोलैंड की राजधानी वार्सा पहुंचे। राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्वागत पोलैंड के राज्य सचिव मार्सिन प्रेजाडेस और पोलैंड में अमेरिकी राजदूत मार्क ब्रेजिंस्की ने किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टालिया जॉर्जिया ने यूक्रेन का दौरा किया। क्रिस्टालिया जॉर्जिवा ने कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की। IMF प्रमुख के दौरे पर यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शिमहाल ने कहा कि यूक्रेन बहुवर्षीय समर्थन कार्यक्रम के तहत कम से कम $15 बिलियन की आर्थिक मदद प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा है। अमेरिका के ओहायो शहर में एक कारखाने में धमाके के कारण आग लग गई। अधिकारियों ने कहा कि लोहे के कारखाने में यह धमाका हुआ। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग के कर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया है, जिसे तुरंत हेलीकॉप्टर की सहायता से अस्पताल भेजा गया। इजराइल की संसद ने न्यायिक प्रक्रिया में बदलाव के विवादित प्रस्ताव को आगे बढ़ने के लिए मतदान किया। प्रस्ताव के समर्थन में 63 मत पड़े। वहीं 47 सांसदों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रस्ताव के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि न्यायिक प्रणाली में बदलाव की योजना ने देश के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों को खतरे में डाल दिया है। इटली की सबसे बड़ी गाजा झील इस समय सूखे के संकट का सामना कर रही है। गाजा झील का जल स्तर रिकॉर्ड स्तर तक कम हो गया है। वैज्ञानिकों और पर्यावरण समूहों के अनुसार सर्दियों के मौसम में झील में जल संकट चिंता का कारण बन गया है। पर्यावरण समूहों ने आशंका जताई है कि पिछली गर्मियों की आपात स्थिति के बाद इटली को एक और सूखे का सामना करना पड़ सकता है। और देश दुनिया की इन तमाम खबरों के साथ ही मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।